Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए टेस्ट सेट्स हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये टेस्ट सेट नंबर 1 है आज. उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्कलोड इज हैवीएस्ट इन द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. जो हमारा लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहली स्टेज होती है बिगनिंग स्टेज, फिर एक्सपेंडिंग स्टेज, देन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, देन रिटायरमेंट. सबसे पहली कौन सी है? बिगनिंग. नंबर 2 एक्सपेंडिंग, 3 इज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, 4 इज रिटायरमेंट. और यहाँ पे पूछा गया कि हैवीएस्ट वर्कलोड किस में होता है. तो हैवीएस्ट वर्कलोड जो है वो एक्सपेंडिंग स्टेज में होता है. एक्सपेंडिंग स्टेज में होता क्या है? देखो, बिगनिंग स्टेज में मैरिज होती है, एज अ कपल हस्बैंड वाइफ रहना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद क्या होता है? एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है? एज अ कपल हस्बैंड वाइफ अपने उनके बच्चे होते हैं, चाइल्ड रेयरिंग एंड बियरिंग होता है, फिर चाइल्ड एजुकेशन, कॉलेज. तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिंग स्टेज है सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है. सबसे ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा, मनी का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा जो हमारा है एक्सपेंडिंग स्टेज में होता है. तो यहाँ पे यही पूछा गया था, हैवीएस्ट वर्कलोड एक्सपेंडिंग स्टेज में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप डिसीजन. ग्रुप डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है? ऑप्शंस क्या है? कंपल्शन, डोमिनेंसी, रिक्वेस्ट या कॉम्प्रोमाइज. ग्रुप मीन्स मोर देन 2 पर्सन, 3 to 4 पीपल या मोर देन 2 पीपल जहां पे होंगे उसको हम बोलेंगे ग्रुप. अब ग्रुप में डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए ग्रुप में डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं? सिंपल सी बात है, ग्रुप में अगर 3 4 5 लोग हैं तो वहां पे अगर किसी एक डिसीजन पे पहुंचना है, किसी एक डिसीजन पे, उसके लिए हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा. तो यहाँ पे ग्रुप में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज होता है. ऑप्शन डी जो हमारा है ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, following is a muscular performance meaning repetition of movement at the same tempo. muscular performance हो रहा है जहां पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट्स हो रहे हैं एक सेम टाइम पे. मूवमेंट्स का जो भी हमारे मस्कुलर मूवमेंट है उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस क्या है? लिफ्टिंग, रिदम, फ्लेक्सिबिलिटी या डांसिंग. तो जब एक सेम टेम्पो में कोई काम किया जा रहा है, एक काम बार बार किया जा रहा है, तो उसमें क्या आता है? एक रिदम आ जाता है और फिर उसी स्पीड के साथ वो काम कंटिन्यू होता रहता है. तो जहां पे मूवमेंट्स का रिपीटेशन हो रहा है और एक सेम टेम्पो में काम हो रहा है उसको हम कहते हैं कि उसमें वहां पे परफॉर्मेंस में रिदम है. तो ऑप्शन जो बी हमारा है ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल्स क्लास सेकेंड चेंज इज एसोसिएटेड विद. सबसे पहले तो जो मंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज है ये किसके लिए दी गई थी? ये दी गई थी वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए. मंडल्स ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दिया था वो दिया था वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए. और ये टोटल कितनी थी? टोटल इन्होंने 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिया था. तो इसमें सेकेंड क्लास ऑफ चेंज क्या था इनका? यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं? चेंज इन हैबिट, चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन बॉडी मोशन एंड पोजीशन, चेंज इन वर्क एरिया एंड इक्विपमेंट. तो जो इनका सेकेंड क्लास ऑफ चेंज था वो था चेंज इन वर्क एरिया एंड इक्विपमेंट. जो फर्स्ट वाला था इनका चेंज इन बॉडी मोशन एंड पोजीशन. उसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, उसके बाद थर्ड क्या था? चेंज इन प्रोडक्शन सीक्वेंस. फोर्थ इज चेंज इन रॉ मटेरियल एंड फिफ्थ इज चेंज इन फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हमें सेकेंड पूछा गया था, तो सेकेंड है चेंज इन वर्क एरिया एंड इक्विपमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल फटीग कैन बी ओवरकम बाय. जो साइकोलॉजिकल फटीग है उसको
जो साइकोलॉजिकल फटीग है उसको दूर कैसे किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या है? रेस्ट, डेलीगेटिंग, पेड हेल्प या नॉन ऑफ दीज। फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मीन्स फिजिकल, शारीरिक थकान को दूर कैसे किया जाता है? रेस्ट करके या आराम करके। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा कि फिजियोलॉजिकल फटीग को कैसे दूर कर सकते हैं? तो बाई रेस्ट फिजियोलॉजिकल थकान को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुपरविजन कैन बी डन थ्रू। जो सुपरविजन है वो किसके थ्रू किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या है? डायरेक्शन, गाइडेंस, बोथ ए एंड बी या एडजस्टमेंट। तो सुपरविजन में डायरेक्शन और गाइडेंस दोनों आते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। बट जो एडजस्टमेंट है ये हमारा जो कंट्रोलिंग का स्टेप है, कंट्रोलिंग में एडजस्टमेंट आता है। कंट्रोलिंग की अगर हम सब स्टेप की बात करें तो एडजस्टमेंट जो है वो कंट्रोलिंग में आता है। नेक्स्ट, प्लानिंग हेल्प्स इन। प्लानिंग किस चीज में मदद करता है? डेलीगेटिंग वर्क, इवेलुएटिंग द वर्क, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क या एस्टिमेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। डेलीगेटिंग वर्क में सबको काम बांटना, इस किसका काम होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसका काम होता है। इवेलुएटिंग द वर्क इज इवेलुएशन, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ये भी ऑर्गेनाइजिंग जो सेकेंड स्टेप है उसका काम है। बचा का एस्टिमेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, ये हमारा प्लानिंग जो है वो मदद करता है हमें रिसोर्स, हमारे पास कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पता करने में। नेक्स्ट, दे गिव मीनिंग टू लाइफ एंड फॉर्म बेसिस फॉर वंस फिलोसफी ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारी लाइफ को मीनिंग देता है या हमारे जो लाइफ को एक डायरेक्शन देता है, मीनिंग देता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? गोल्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स या रियलाइजेशन। सबसे पहले तो जो गोल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड हैं, गोल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जो गोल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड हैं ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जो वैल्यूज हैं ये हमारी लाइफ को मीनिंग देते हैं, और वैल्यूज जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हर एक पर्सन की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग होंगी। वैल्यूज मतलब क्या है? पर्सन का बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसके एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें क्या है? पर्सन की वैल्यूज हैं। और हर एक पर्सन की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, तो वैल्यूज को मेजर नहीं किया जा सकता है। गोल्स को मेजर किया जा सकता है, स्टैंडर्ड को मेजर किया जा सकता है, बट वैल्यूज को मेजर नहीं किया जा सकता है या मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फैमिली आर। फैमिली का जो मैनेजरियल फंक्शन है, परिवार का जो प्रबंधन का कार्य है, उसमें क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? सेटिंग इफेक्टिव गोल्स, कुकिंग फूड्स, प्रोवाइडिंग क्लोथ्स या केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो फैमिली का जो हमारा मैनेजरियल फंक्शन है, तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या होता है? मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में जो गोल्स हैं उनको इफेक्टिवली सेट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि सेटिंग इफेक्टिवली, इफेक्टिव गोल्स। हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक कमोडिटीज मस्ट बियर द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क। जो इलेक्ट्रिक कमोडिटीज हैं हमारी जितनी भी, जैसे रेफ्रिजरेटर है, प्रेस है, कूलर है, मिक्सर है, ये सभी जितनी भी इलेक्ट्रिक कमोडिटीज हैं इनमें कौन सा मार्क लगा होता है? कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क लगा होता है? ऑप्शंस क्या है? आईएसआई, एफपीओ, इको मार्क या नन ऑफ दीज। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक कमोडिटीज हैं उनमें आईएसआई का मार्क लगा होता है। एफपीओ मीन्स फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जो फ्रूट्स हैं या उन पे लगा होता है। इको मार्क इस इको, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर इको मार्क लगा होता है। जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं उनमें इको मार्क लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैमिली बजट। इनमें से कौन सा फैमिली बजट का कंपोनेंट नहीं है? दैट इज फूड, सेविंग, रॉयल्टीज या हाउसिंग। तो जो रॉयल्टीज हैं ये हमारी फैमिली बजट का कंपोनेंट नहीं है। रॉयल्टीज कहाँ से आता है? रॉयल्टी हमारी जो बुक राइटर हैं, जो बुक हैं उससे आती है। बुक्स से हमारी जो बुक्स जो सेल हो रही हैं वहां से रॉयल्टी आती है, वो राइटर के लिए होती है। बाकी फूड, सेविंग, हाउसिंग ये हमारे फैमिली बजट है, बट रॉयल्टी हमारा फैमिली बजट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A person who is buyer and यूजर ऑफ द प्रोडक्ट इज, पर्सन जो प्रोडक्ट को खरीदता है, बाई करता है और उसको यूज करता है, वो क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? परचेजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या शॉपकीपर। पर्सन जो प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको यूज करता है वो होता है कंज्यूमर। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्टिव डिवाइस बट इट इज अ पावरफुल सेलिंग टूल। इनमें से कौन सा हमारा जो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस तो है ही, साथ में चीजों को बेचने के लिए उसका एक सेलिंग टूल की तरह भी काम करता है? ऑप्शंस क्या हैं? ब्रांड, पैकेजिंग, ट्रेड नेम या स्टैंडर्डाइजेशन। देखो किसी भी, कोई भी हमारा फूड प्रोडक्ट है या फूड मटेरियल है, उसको जब हम पैक करके रखते हैं तो वो प्रोटेक्टिव रहता है। तो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टिव के लिए क्या है? पैकेजिंग। जब भी हम फूड मटेरियल को पैकेट में या किसी चीज में पैक करके रखते हैं, वो उसका एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस काम करता है। और ही साथ में अगर वो पैकेजिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो, उस पर प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लिखा हो, उसको हम एज अ सेलिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं, चॉकलेट्स है या कोई भी चीज का एडवर्टीज, इतना ज्यादा उसका जो कवर है या जो उसका जो पैकेजिंग है उसको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं कि कई बार तो हम पैकेजिंग देख के ही चीज को, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको खरीदने चले जाते हैं। तो जो पैकेजिंग है वो प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह काम तो करता ही करता है, साथ में सेलिंग टूल की तरह भी काम करता है। और ये स्पेशली एक एडवर्टीजमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। और पैकेजिंग जो है वो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है? अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग है तो बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा मार्केटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोडक्ट हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ऑप्शंस, वैल्यू, कॉस्ट, सेटिस्फेक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यूज हैं, उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ना बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट का जो काम है, प्रोडक्ट किस लिए बनाया गया है, वो सारी चीजें वो सेटिस्फाई करे। प्रोडक्ट जिस नीड के लिए खरीदा गया है, प्रोडक्ट वो नीड को फुलफिल करे, तो सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू, कॉस्ट, सेटिस्फेक्शन उसमें होना चाहिए। तो हमारा ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर कलर इज, प्योर कलर क्या है? मीन्स एक कोई सिंगल कलर, जैसे हमने लिया येलो, तो येलो जो है ये एक सिंगल कलर है, इसको हम बोलेंगे प्योर कलर। और प्योर कलर को हम बोलते हैं ह्यू। इसमें हम लाइट व्हाइट कलर मिलाएंगे तो उसके टिंट्स बनते जाएंगे, जब इसमें हम ब्लैक या डार्क कलर मिलाएंगे तो उसके शेड्स बनते जाएंगे। तो येलो जो है ये हमारा प्योर, मतलब कोई भी एक सिंगल कलर, उसको हम बोल सकते हैं प्योर कलर या फिर ह्यू। यहाँ पे आपको बताना ये है कि येलो का कंट्रास्ट कलर क्या है, येलो का कंट्रास्ट कलर क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने कलर स्कीम पढ़ा है तो आपको इसका आंसर जरूर आ जाएगा, और अगर आपने कलर स्कीम नहीं पढ़ा है तो चैनल पे बहुत ही इजी वे में आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ कलर स्कीम के बारे में पढ़ाया है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से भी आप कलर स्कीम्स को पढ़ सकते हैं। तो आंसर जो करना है आपको वो है कि येलो का कंट्रास्ट कलर क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।